जय हिंद साथियों। स्किल यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का न्यायवादी, जिसको हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल। अभी तक हम लोग भाग 75 यानी अनुच्छेद 75 तक हम लोग पढ़ चुके हैं और पढ़ रहे हैं भाग 5। भाग 5वां भाग पढ़ रहे हैं हम लोग। अनुच्छेद 75 तक पढ़ चुके थे और आज से हम लोग को पढ़ना है भारत का महान न्यायवादी, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में किया गया, 76 में किया गया। जो भारत का महान न्यायवादी है, एक केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, या जिसको हम कानूनी सलाहकार भी कहते हैं। तो भारत का जो कानूनी सलाहकार या प्रथम विधि अधिकारी होता है, वो होता है महान्यायवादी। ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आता है, सीधे सीधे पूछता है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो महान्यायवादी। लेकिन राज्य की बात करें तो महाधिवक्ता। राज्यों में महाधिवक्ता होता है, जबकि केंद्र में महान्यायवादी होता है। ये ऐसा व्यक्ति है कि संसद का तो सदस्य नहीं होता है, परंतु संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कहीं भी वो भाग ले सकता है। बस इसे वोट देने का अधिकार नहीं है, चाहे लोकसभा या राज्यसभा में मत देने का अधिकार नहीं है। बाकी वो किसी भी सदन में बैठ सकता है, लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, राज्यसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन वोट का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि वो सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। ठीक है। इसका जो कार्यकाल है, इसका कोई निश्चित काल नहीं है। पहला चीज ये है कि ये 5 वर्ष के लिए नहीं होता है, अनिश्चित काल के लिए होता है। और ये कब तक? जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे। राष्ट्रपति इसको प्रसाद प्रयत्न रखते हैं, यानी जब तक उनकी इच्छा होगी राष्ट्रपति के स्वेच्छानुसार, ये तब तक उस पद को धारण करता रहेगा। चलिए, आपके लिए क्वेश्चन है कि वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है। वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। देखिए, ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न कार्य करता है, जिस कारण वो निजी व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकता है। किसी भी सरकार का तो मुकदमा लड़ता ही है, बस आपका केस सरकार के खिलाफ ना हो, किसी और व्यक्ति के खिलाफ हो, तो आपका भी मुकदमा सुन सकता है, बस उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो इसका वेतन है वो भारत की संचित निधि से न देकर वो प्रधानमंत्री कोष से दिया जाता है। इसी के वजह से वह सरकार के साथ साथ किसी निजी व्यक्ति का भी वो मुकदमा देख सकता है। लेकिन अगर उसकी सैलरी संचित निधि से दी जाती, तो किसी और व्यक्ति का मुकदमा सरकार के कार्य विभाग को छोड़कर किसी और का मुकदमा नहीं देख सकता था। इसकी एक बात और है, क्या क्या है कि वो केवल केंद्र सरकार के किसी भी प्रकार के मुकदमे को महान्यायवादी क्या करता है, लड़ता है। और उसकी एक बात और कि वो मुकदमे भारत के किसी भी न्यायालय में जाके लड़ सकता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में जाए या हाई कोर्ट में जाए, यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मुकदमे भी ये सुन सकता है। और इसकी योग्यता क्या होती है कि ये सर्वोच्च न्यायालय के जज के बराबर इसकी योग्यता होती है। जो योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की होती है, वही योग्यता अटॉर्नी जनरल की भी होती है। इनसे एक क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ देता है। पहला क्या कि इनका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है। इसका जो कार्यकाल है वो कोई निश्चित नहीं है। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रदान करता है। ये किसी भी सदन में भाग लेता है। क्वेश्चन सीधे पूछता है वो कौन है जो किसी भी सदन में भाग ले सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। तो वो है महान्यायवादी। महान्यायवादी। चलिए, अगले अनुच्छेद की ओर आते हैं। अनुच्छेद नंबर 77। 77 क्या कहता है, ये ध्यान दीजिए। केंद्र सरकार के कार्यों की संचालन की चर्चा की गई है कि इनका संचालन कैसे होगा। इसमें विभिन्न मंत्रालय द्वारा संपन्न होता है। राष्ट्रपति इनके कार्यों को आसान बनाने के लिए कानून बनाते हैं, ताकि इनके कार्यों को आसान बने, और जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका के कार्यों को आसान बनाया जाए। तो फिर ये कानून बनेगा कौन, कानून बनाएगा कौन? तो इसके लिए प्रयोग किया गया संसद का। ये कानून बनाने के लिए संसद का प्रावधान रखा गया। अनुच्छेद 78 ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 78 कहता है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि संसद की कार्यवाही की जानकारी
राष्ट्रपति को दे और उनके साथ साथ अटॉर्नी जनरल को भी दे, महान्यायवादी को भी देना है, महान्यायवादी को भी देना है। प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य बनता है कि सदन में कौन सी कार्रवाई चल रही है, किस मुद्दे पे बहस हो रहा है, किस चीजों पे बहस किया जा रहा है, ये सारी जानकारी ये राष्ट्रपति को भी देंगे और साथ साथ अटॉर्नी जनरल को भी देते हैं। ये सब कोई प्रावधान नहीं है कि अटॉर्नी जनरल को दे, लेकिन अटॉर्नी जनरल को देने का मतलब है कि अगर कोई भी मुद्दा होता है तो ये केस वही लड़ता है केंद्र सरकार की ओर से। अब आते हैं संसद। संसद के बारे में जानते हैं। संसद है क्या? संसद की चर्चा अनुच्छेद 79 में किया गया, 79। ठीक है। संसद में ध्यान रखिएगा, संसद के 3 अंग हो जाते हैं और 2 सदन है। सदन की बात कर लें तो सदन है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा है और राज्यसभा है और इनके सबसे ऊपर बैठते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, सबसे ऊपर कौन है? राष्ट्रपति। लोकसभा विधेयक को पास करते हैं और राष्ट्रपति अंतिम अप्रूवल देते हैं, अंतिम स्वीकृति देते हैं। ठीक है, तो संसद के 2 अंग है, कौन कौन है? एक तो लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है। और अनुच्छेद 79 में ट्रिक याद करिएगा, सरला या सरल याद रखिएगा, सरल या सरला। 100 से है संसद, संसद की चर्चा है। र से राज्यसभा और लौ से है लोकसभा। ये भी याद रखिएगा, कितना है? 79, 80 और 81। ये ट्रिक याद रखिएगा, 79, 80 और 81 सरल से याद रखिएगा। संसद जो भवन है, संसद भवन का जो निर्माण किया था एडवन लुटियन वेकर्ड ने कहा था। ठीक है, किसने किया था? एडवन लुटियंस वेकर्ड ने इस संसद भवन का निर्माण करवाया था। ये जिसमें जो पार्लियामेंट शब्द है, ये पार्लियामेंट शब्द फ्रांस से आया था। ये जो पार्लियामेंट शब्द है वो फ्रांस से आया था, जबकि संसद की जो जननी होती है वो यूके को कहते हैं। यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, किंगडम, या तो हम सीधे सीधे ब्रिटेन कह सकते हैं। ये ब्रिटेन के संविधान से आया था। संसद के 3 अंग है, जैसे बता चुके थे, लोकसभा है, राज्यसभा और राष्ट्रपति है। और इसके 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, जिनका वर्णन हम बता चुके हैं। संसद किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को किसी भी राज्य में लागू कर सकती है बिना उस राज्य की अनुमति से। ये भी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है कि संसद को ये अधिकार है किसी भी राज्य में जो संधि होती है उस राज्य की अनुमति के बिना लागू कर सकती है। संसद के बीच का जो भाग होता है उसको सेंट्रल हॉल कहते हैं। ठीक है, और सेंट्रल हॉल कहलाता है और जिसमें विदेशी अतिथि आते हैं, सेंट्रल हॉल में भाषण देते हैं। अभी जैसा कि हम चित्र के माध्यम से दिखाएंगे, संविधान का निर्माण भी सेंट्रल हॉल में ही बैठक में हुआ था। अब तो नई संसद भवन बन गई, नई संसद भवन का निर्माण हो गया है। पुरानी जो संसद भवन था उसको लुटियन ने बेकर ने बनाया था। चलिए देख लेते हैं हम एक बार राज्यसभा लोकसभा के बारे में देख लेते हैं। देखिए ये राज्यसभा है, राज्यसभा में यहाँ जो होते हैं सभापति बैठते हैं और इधर सब राज्यसभा के सदस्य बैठते हैं। इस किनारों पर इधर सब सभासद बैठते हैं और यहाँ कुछ अधिकारीगण होते हैं जो इन सभी कागजातों को देखते रहते हैं और इस किनारे किनारे बैठे रहते हैं। सभापति महोदय यहाँ पर बैठे होते हैं, इनके सामने जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही सभापति होते हैं और ये कार्रवाई को संचालित करते हैं। ठीक है, देखिए लोकसभा में यही होता है कि यहाँ पे बैठेंगे लोकसभा अध्यक्ष बैठेंगे यहाँ पे और इसके किनारे सब लोकसभा के सदस्य यानी जो सांसद लोग हैं, सांसद, लोकसभा सांसद, ये लोग इसमें बैठते हैं। ये सारे किनारों पे देखिए कार्रवाई चल रही है, इसमें बैठे हुए हैं। ठीक है, और देखिए सेंट्रल हॉल क्या है? सेंट्रल हॉल में कोई मुख्य अतिथि आएगा तो यहाँ पे बैठे रहेंगे, जो प्रधानमंत्री या कोई और मंत्री, इनके सम्मुख जो राष्ट्रपति होंगे सब लोग यहाँ बैठे रहेंगे और इधर एक साइड लोकसभा बैठ जाती है और एक साइड राज्यसभा और सबको एक साथ संबोधित कर दिया जाता है। यही सेंट्रल हॉल है दोनों के मध्य। तो जैसा कि अब लोकसभा देख चुके हैं, राज्यसभा देख चुके हैं, आ जाते हैं अपने प्रश्नों पर। ठीक है, देखिए राज्यसभा है क्या? आइए राज्यसभा के बारे में जानते हैं कि राज्यसभा किसे कहेंगे, लोकसभा क्या है।
राज्यसभा है इसका विघटन नहीं होता है। पहली चीज, विघटन क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह एक अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है, क्योंकि इनके सभी सदस्यों का चुनाव एक साथ नहीं होता है। ठीक है, इसके निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती है, अतः इसे अप्रत्यक्ष मतदान कहा जाता है। इसमें डायरेक्ट जनता भाग नहीं लेती है। आपके द्वारा जो चुने गए हैं राज्य के प्रतिनिधि होते हैं, जिसके हम लोग विधायक कहते हैं, ये विधायकगण राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं। ठीक है, इसमें मंत्रिमंडल नहीं बैठते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कोई मंत्रिमंडल भाग नहीं लेता है, कोई मंत्री नहीं बैठता है, ये भी ध्यान रखना है। और न, ठीक है, और इसके बहुमत के आधार पर कोई प्रधानमंत्री भी नहीं बनता है। अतः इसे द्वितीय सदन भी कहते हैं। किसी भी राज्य का व्यक्ति किसी भी राज्य में राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है, ये कंफर्म है। कोई भी चीजें, कोई भी व्यक्ति हो, चुनाव लड़ सकता है। अगले टॉपिक पे आते हैं। राज्यसभा की जो चर्चा है अनुच्छेद 80 में की गई है, जैसा बता दिए हैं। 80 क के तहत ये बताया गया है कि इसमें कुल जो सदस्य हैं राज्यसभा में कुल सदस्य की बात कर लें तो कुल सदस्यों की संख्या 245 है, जिनमें से 233 हैं ये निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। तो ये 80 क में राष्ट्रपति द्वारा इसे 12 को मनोनीत करने का प्रावधान किया गया है। जो विज्ञान, कला, साहित्य, खेल में भी खेल इसमें अच्छे क्षेत्र में अच्छे हों उनको मनोनीत करता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, किंतु इसके सभी सदस्यों का निर्वाचन एक बार में नहीं होता है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद होता है। और कितने सदस्यों का? 1/3। मतलब अगर 3 सदस्य हैं तो उनमें से एक सदस्य जो है उसका निर्वाचन आपके 2 वर्ष में हो जाएगा। अब देखिए होगा कैसे। मान लीजिए कोई प्रत्याशी है, 2010 में ये जीता, ठीक है, 2 वर्ष 2012, 2014, 4 वर्ष इसका कार्यकाल हो गया। अगले का कार्यकाल 2016 में हुआ, फिर क्या होगा 18, फिर 20। ठीक है, अब देखिए होता कैसे है। इनका कार्यकाल पहले तो ये होता है कि इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष के लिए होता है। और 6 वर्ष होने का मतलब, मान लो कोई ये व्यक्ति है, वो 2010 में चुनाव लड़ा, फिर 2012 तक 2 साल हुआ, 14 तक 2 साल हुआ, फिर 2016 तक होगा। ठीक है, 2016 तक हुआ और कोई 2016 से 18, 18 से 20, 20 से 22 हुआ। ध्यान रखिएगा, ये 2 साल, 6 साल हुआ। इनका 2016 में कार्यकाल समाप्त हो रहा है और इसका 2022 में हो रहा है। देखिए, अब इसका 2010 से स्टार्ट हुआ तो ये 2 साल बाद निर्वाचित हुआ, तो अगले का 2012 में। ठीक है, ऐसे करके इनका सदस्यों का निर्वाचन होता रहता है। ठीक है, जैसे ध्यान से समझिए क्या है कि ये मान लीजिए कोई ए प्रत्याशी है, बी प्रत्याशी है, सी प्रत्याशी। पहली बार सबका चुनाव एक साथ हुआ था, 6 साल के लिए अगर कार्यकाल है। अगर मान लीजिए जिसका 2010 में चुनाव कराया तो इसका 2016 में खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन 2012 में किसी का हुआ, ये 2018 तक चलेगा, और 2014 में है उसका 2020 में चलेगा। इसका जो कार्यकाल खत्म होगा, अभी तो ये 2/3 सदस्य भाग ले रहे हैं, जब इसके जगह चुनाव होगा तो इसका 22 में खत्म होगा। फिर अगले 2 साल बाद ये रिटायरमेंट हो जाएंगे, यानी इनके जगह चुनाव होगा। फिर इनका चुनाव होगा तो ये 24 तक चलेंगे, तब तक 2 साल बाद इनका आ जाएगा। ऐसे ही प्रक्रिया चलती रहती है। ये फैक्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखिएगा कि राज्यसभा सदस्यों की जो कुल संख्या है वो 245 है, जिनमें 233 निर्वाचित हैं तथा 12 जो हैं वो मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता क्या होती है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। जो राज्यसभा का सदस्य है ये भारत का नागरिक हो। पहला काम क्या है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल और दिवालिया न हो, या किसी लाभ के पद पर न हो। लाभ का पद, नौकरी का पद,
लाभ का पद माना जाता है। जो नौकरी का पद है ये लाभ का पद है। और जो नेता हैं ये जनता के सेवक, जनता के सेवक। नौकरी कमाने वाला 20-25 हजार पाएगा और जनता के सेवक कईयों 100 करोड़ के घोटाला कर जाएंगे। राज्यसभा के जो कम आयु है 30 वर्ष की आयु, यानी कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। राज्यसभा को शिक्षितों का सदन कहा जाता है। इसे वृद्धों का भी सदन कहा जाता है, क्योंकि जो लोकसभा है इसकी आयु इसके सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु चाहिए। राज्यसभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 3 अप्रैल 1952 को हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट रखिएगा। उस समय इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट रखा गया था। अब इसको राज्यसभा कहा जाता है। कब से? 3 अगस्त 1954 से। 3 अगस्त 1954 से इसका नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया, जबकि इससे पहले काउंसिल ऑफ स्टेट या स्टेट ऑफ काउंसिल कहा जाता था, राज्यों का परिषद। ठीक है। राज्यसभा की शक्ति क्या क्या है? देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। देखिए राज्यसभा की शक्ति पहला इंपॉर्टेंट रखिएगा कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग जो प्रक्रिया होती है वो हमेशा राज्यसभा से ही प्रारंभ होती है। क्यों? क्योंकि वो राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है। इस नाते जब लोकसभा भंग रहती है तो आपातकाल का अनुमोदन राज्यसभा देती है। अनुच्छेद 249 बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 249 के तहत राज्य सूची के विषय पे कानून जो बनाने का अधिकार है वो राज्यसभा को देती है। दोनों मिलके 1 वर्ष के लिए कानून बना सकते हैं। ठीक है। वो जो सबसे ज्यादा कानून बनाने का अधिकार है राज्य सूची के विषय पे वो राज्यसभा बनाती है और 1 साल के लिए वो मान्य होता है। अनुच्छेद 312 में ये भी कहता, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे भी 312, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना अधिकार राज्यसभा लोकसभा को देती है। ठीक है। अधिकार जो है राज्यसभा और लोकसभा को देती है। सृजन कौन करता है? राज्यसभा को दी जाती है। जो लोकसभा किसको दे देती है? राज्यसभा को। और बाद में दोनों मिलकर इसका अप्रूवल करती है, लेकिन लोकसभा कहती है राज्यसभा बनाए। जिससे भारतीय वन्य सेवा जो यूपीएससी के बनते हैं। राज्यसभा की कमजोरी क्या है ये भी ध्यान दीजिए। ये बजट लोकसभा में प्रस्तुत होता है। ठीक है। और ये 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती है। जो बजट होता है उसको 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। यदि विधेयक पर विवाद हो जाए तो संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा की संख्या बल अधिक होती है, जिसकी वजह से इनकी शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं। ठीक है। आइए लोकसभा, अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं लोकसभा, लोगों की सभा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनसे बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पहले एक बार चर्चा कर लेते हैं कि हम राज्यसभा के बारे में कर लेते हैं कि राज्यसभा क्या है। देखिए राज्यसभा और ठीक है, राज्यसभा देखिए संसद के बारे में, संसद क्या है? 79 में संसद का जिक्र किया गया, 80 में राज्यसभा है और संसद के 2 अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। 2 सदन है, सॉरी 2 सदन है और 3 अंग हैं जिनमें से राष्ट्रपति भी शामिल हो जाता है। और तीनों जब मिलते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो इसको संसद संयुक्त रूप से संसद कहते हैं। ठीक है। राज्यसभा का कभी विघटन नहीं हो सकता क्योंकि ये अस्थायी सदन है। इनके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद निर्वाचित होते हैं, यानी इनका दोबारा 2 वर्ष बाद चुनाव होता है प्रति 2 वर्ष के बाद में, जबकि कार्यकाल 6 साल होता है। इसमें मंत्री नहीं बैठते हैं। अगर कोई व्यक्ति, जैसे क्वेश्चन, अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है, राज्यसभा का सदस्य है और वो मंत्री बना है, तो ये क्या करेगा? लोकसभा में बैठेगा। लेकिन जब वोट डालने की बात आएगी, विधेयक पर वोट डालने की बात आएगी,
तो ये राज्यसभा में वोट डालेगा। जैसे अश्विनी वैष्णव, जो अश्विनी वैष्णव हैं वो राज्यसभा के सदस्य हैं और इनके अंतर्गत रेल मंत्रालय है। जब भी रेल मंत्रालय की बात होगी, जब भी कोई लोकसभा में बैठेंगे, लेकिन कोई विधेयक आ गया, संविधान संशोधन आ गया, तो अपना वोट देने और राज्यसभा में जाएंगे। तो ये भी चीजें होती है। राज्यसभा जैसा हम दिखा चुके होंगे, यहाँ पर सभापति बैठेंगे और सभापति इनके सदस्य नहीं होते हैं, इसीलिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर जो भी महाभियोग लगेगा, वो प्रक्रिया होगी वो राज्यसभा से ही स्टार्ट होगी। ये सेंट्रल हाल है और देखिए इसमें क्या क्या है। 6 वर्ष के लिए होगी और सारी चीजें जैसा 30 वर्ष किया, ये इंपॉर्टेंट होता है। शिक्षितों का सदन कहा जाता है, वृद्धों का सदन कहा जाता है, ये जबकि क्वेश्चन और कहेंगे। और राज्यसभा की शक्तियां ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार होता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगले वीडियो में मिलते हैं। अनुच्छेद 81 लोक